अभी एसआईआर का थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि जो भी मतदाता हैं अब उन्हें अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके जमा करने की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका मतदान करने का जो राइट है वो हट सकता है, आपका वोटर कार्ड डिलीट हो सकता है। तो ये करना जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जो कि आपको इस तरीके का मिलेगा, ये फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि भरने में बहुत सारे लोग गलतियां कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है इनडायरेक्टली फिर रिजेक्ट हो जाता है और फिर आपका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आता है। तो कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करना है, कहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन हमें फिल करना है, वो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म आपको मिलता है ये प्री प्रिंटेड फॉर्म होता है, हर यूजर के लिए अलग अलग आता है। ये रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिखा रखा किस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा, जहां पर मतदाता का जो नाम है, उसका ईपिक नंबर, साथ ही में उसका जो पता है, विधानसभा का नाम, और उसके अलावा एक क्यूआर कोड रहेगा और एक फोटोग्राफ जो कि पुराने रिकॉर्ड के अंदर जो भी आपकी होगी वो यहाँ पर आएगी। अच्छा, एक जो नई फोटो है वो आपको यहाँ पर चिपकानी है, क्योंकि फोटो अब आपको लेटेस्ट एक चिपकानी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पुराना रिकॉर्ड है जिसमें कि जो है फोटो बहुत सारे लोगों की पुरानी हो चुकी है और अभी चेहरा काफी बदल गया होगा, तो आपको एक नई फोटो देनी है जो कि एसआईआर का काम कंप्लीट होने के बाद में मतदाता कार्ड पर ये छप करके आएगा। अच्छा, फोटो को लेकर के कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं कि फोटो कैसी भी दे देते हैं, लेकिन जब आपका फॉर्म जाता है तो उस फॉर्म में जो आपकी फोटो लगी होती है वो बीएलओ उसको स्कैन करता है, और अगर स्कैन में वो जो चेहरा है नहीं डिटेक्ट कर पाता सही तरीके से, तो फिर आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी आप फोटो दे रहे हो तो प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज की जैसी फोटो होती है वैसी देनी है। आपका फेस उस पर क्लियर होना चाहिए। साथ ही में आपने कोई सन ग्लासेस या फिर कैप ना लगा रखी हो, पूरा मतलब फेस और कान वगैरह अच्छे से थोड़ा थोड़ा विजिबल होने चाहिए, क्लियर, यानी कि पासपोर्ट साइज की फोटो आपको देनी है। वो जो फोटो है यहाँ पर लगाओगे तो एआई इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये जो फोटो है वो स्कैन की जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर, इस फॉर्म के अंदर आपको भरना क्या है। तो पहले से ये जो फॉर्म है बदल गया है, अब कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलता है, सेक्शन ऊपर नीचे कुछ किए गए हैं, तो मैं समझाता हूं कैसे भरना है। जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हो तो इसको कई सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। यहां पर ये जो सेक्शन होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको क्लियर दिखेगा। तो यहां पर इसमें मेन 3 सेक्शन है। पहला ये सेक्शन हो गया, हर यूजर के केस में अलग अलग सेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत होगी, और दूसरा ये सेक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट, ठीक। इसके बाद में ये जो सेक्शन आता है ये थर्ड सेक्शन, इसे हम बोलेंगे, जहां पर कुछ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन वर्तमान के हिसाब से मांगी जाएगी। अब इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि सरकार जो एसआईआर कर रही है उसके पीछे मकसद ये है कि जो भी जन्म देने वाला है एक तरीके से उसकी मैपिंग की जा सके कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, कैसे बने, है ना। तो पेरेंट की जो मैपिंग है वो आपको करनी है, इन केस अगर आप 2002-2003 के अंदर मतदाता नहीं थे। अगर आप उस समय मतदाता थे, आपका नाम उस समय आपका जो है 2002-2003 के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर 2002 के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ था और कुछ राज्यों के अंदर 2003 के अंदर हुआ था। तो जिस भी समय में आपके यहाँ हुआ था उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो पहला जो सेक्शन है इसमें पूछा जा रहा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो पुरानी जो मतदाता सूची है उसमें आपको देखना है, अगर आपका जो विवरण है मौजूद है, उस समय आप मतदाता थे, तो आपको यहाँ पर ये जो सेक्शन है भरना है। निर्वाचक का नाम, जिस तरीके का उस समय था वो सारी इंफॉर्मेशन, संबंध, और ये 3 चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। ये मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ से आपको मिलेंगी। ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, इसी से आपकी मैपिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपका नाम है तो ये भरोगे, नहीं है तो ये भरना है। आपको फिर उस समय अपने मम्मी पापा की इंफॉर्मेशन देनी होगी, दादा दादी की इंफॉर्मेशन इसके सेक्शन में दोगे, उस केस में ये ब्लैंक छूट जाएगा अगर आप उस समय मतदाता नहीं थे, आपकी एज उतनी नहीं हुई थी, ठीक है। ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि वर्तमान की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सभी को भरनी होगी, जो कि हम आगे लाइव
एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो 3 चीजें हैं ये कहां से हमें निकालनी है, क्योंकि अगर आप ये इंफॉर्मेशन दे देते हो तो सरकार का कहना यह है कि कोई आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए। आप एक भारतीय नागरिक हो इसको साबित करने के लिए, तो ये जरूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल है, अभी उस पर गवर्नमेंट ने जो मतदाता सूची है पुरानी वाली वो डाल दी है। तो किसी भी राज्य से क्यों ना आप हो, आप वहां पर जाकर के अपनी जो मतदाता सूची है वो डाउनलोड कर सकते हो। कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर जब डाउनलोड करोगे अपने यहाँ की तो ऐसी ही मतदाता सूची आपको दिखेगी। पहला पन्ना इसका है मतदाता सूची का। इसमें से 2 इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, वो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर 53, ठीक, हम एग्जाम्पल मान रहे हैं ये 53 होगा। और इसका जो है जो भी नाम होगा आपके केस में जहां पर भी मतदाता सूची के अंदर आपका नाम होगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, कई बार बहुत सारे लोग अपने होम टाउन से पलायन कर लेते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में उस समय जहां के आप मतदाता थे उस समय आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता था, जो भी पोलिंग बूथ लगता था, वहां पर आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो खोजनी है। ठीक है, अभी वर्तमान में हो सकता है आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेंज हो गई हो, तो वो यहां से देखना है। पहली चीज आपको ये मिल गई 53, जो यहां पर कोने पे दिया गया होगा विधानसभा क्षेत्र का कोड। अब दूसरी चीज हमें कहां मिलेगी, वो यहां पर भाग संख्या, जो कि पहले पन्ने पर और हर पेज पर ऊपर की तरफ रहती है कि किस पार्ट के अंदर आपका नाम है। ठीक है, इसे पार्ट नंबर भी बोला जाता है। तो इंग्लिश में अगर फॉर्म आपका होगा तो उसमें पार्ट नंबर लिखा गया होगा और इसे एसी नेम बोलते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम। ठीक, एसी नेम हो गया और इसके बाद में ये हो गया भाग संख्या, जिसे पार्ट नंबर भी बोलते हैं। ठीक, 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जो है आपको इस मतदाता सूची के अंदर अपना नाम देखना है कि आपका जो नाम है वो कहां पर मौजूद है। ठीक है, इस तरीके की लिस्ट दिखेगी। पुराने जमाने की जो लिस्ट है वो ऐसी थी कुछ, जहां पर आपको आना है और इसको जूम करना है। ये सारी डिटेल मैंने ब्लर कर दी है और एग्जाम्पल डिटेल है, जहां पर आप सभी को देखना है। जैसे कि आपका नाम ये है, या फिर आपका नाम नहीं, उस समय आप मतदाता नहीं थे, आपके पिता का नाम ये है या दादा दादी का नाम ये है। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम है ये आपको यहां से देखना है, और उनकी जो एज है वो क्या थी। ईपिक नंबर अगर मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मौजूद है तो इसकी कोई खास उतना जरूरत नहीं है, जो कि इस सेक्शन के अंदर ईपिक नंबर ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर दिखाया गया, देखो 2 नंबर है यहां पर, जैसे एग्जांपल से 65 एक है और ये यहां पर 12 है। तो सेकंड वाली जो डिजिट है वो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये हाउस नंबर की रो है। ये आपको देखना है कि जहां पर नाम मौजूद है, जैसे कि एग्जांपल से इनका जो नाम है वो 65 पे मौजूद है, तो थर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहां से मिल गई। तो ये जो है फॉर्म के अंदर हमें भरनी है। अब कैसे भरना है दिखाता हूं। तो यहां पर जो डिटेल आपने देखी है वही डिटेल आपको फॉर्म के अंदर भरनी होगी। अब आपने समझ लिया कि डिटेल लानी कहां से है, अब इसमें भरना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहां पर निर्वाचक का जो नाम है वो भरना है। अगर जो है, पहले फिर से मैं बता देता हूं, आपका नाम अगर मौजूद था तो ये सेक्शन भरा जाएगा। मानते हैं पहले कि हम आगे दिखाएंगे जिनका नाम नहीं था उनको कैसे भरना है। सबसे पहले तो आपका नाम मौजूद था उस समय, तो यहां पर आपको निर्वाचक का जो नाम है वो दर्ज करना है। अब आपका नाम मौजूद था तो अभी वोटर कार्ड में नाम में भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपने कुछ चेंजेस कराए हों, सरनेम आपने चेंज किया हो। तो आपको देखना ये है कि 2002-2003 के अंदर जो नाम है, मैंने इसीलिए आपको नाम दिखाया था कि कैसा नाम दिखेगा, तो वहां पर आपका जैसा नाम था तो वैसा ही नाम यहां पर दर्ज करना है। एग्जाम्पल से मानते हैं मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, तो आप अपना नाम यहां पर भरोगे। ठीक है, जो 2002-2003 के लिस्ट के अंदर है। अब इसके बाद में पूछ रहा है ईपिक नंबर। तो अगर आपके पास में ईपिक नंबर है पुराना वाला तो आप यहां पर दर्ज कर सकते हो, नहीं उस पे मिल रहा है
तो आप छोड़ भी सकते हो, या फिर नया वाला ईपिक नंबर जो है वो भी दर्ज कर सकते हो। कुछ लोगों के केस में क्या हुआ कि पुराने जो ईपिक नंबर थे वो दूसरी तरीके से सीरीज आती थी, तो पुराना अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नया वाला भी आप दर्ज कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं ABC123 ईपिक नंबर, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर इसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बारी आती है संबंधी का नाम। तो यहां पर आपको पिता का जो नाम है जो भी उस समय था वो दर्ज करना है। ठीक है, अपने पिता का नाम जो भी है, राजेंद्र, सुरेश, जो भी है वो आप लिखोगे। पिता का नाम आ गया। इनसे संबंध क्या है, तो जैसे कि पिता ही है हमारे, उसमें जैसा रिश्ता मेंशन है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो एग्जाम्पल से हम कुछ भी XYZ डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, जैसे कि तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से डिस्ट्रिक्ट एक ले लेते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद में आपको अपना राज्य, जैसे कि अगर हम पंजाब से हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या, जो कि मैंने आपको मतदाता सूची के अंदर दिखाया था कहाँ पर आपको मिलेगी। तो उसका नाम जो भी है, विधानसभा क्षेत्र आप यहाँ पर दर्ज करोगे। ठीक है, नाम हो गया। और इसके बाद में उसकी संख्या, तो हम उदाहरण से मान लेते हैं कि उसकी जो संख्या है 80 थी। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का जहां से मैंने बताया था डिटेल निकालने का, वहां पर आपने देखा कि 80 थी, तो वहां से आपने ये नंबर उसका नोट कर दिया। ये तीनों चीजें ध्यान से आपको देख करके निकालना है, क्योंकि अगर एक बार भी अगर आप गलती करते हो तो आपकी फैमिली मैपिंग नहीं हो पाएगी। उस केस में आपको फिर बड़ी परेशानियां आगे आएंगी, आपका नाम ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आएगा और साथ ही में नोटिस के फेज से भी आगे गुजरना पड़ सकता है। इसके बाद में भाग संख्या, जो कि इंग्लिश में अगर आपका फॉर्म होगा तो उसमें पार्ट नंबर लिखा गया होगा। तो पार्ट नंबर क्या था, तो वोटर लिस्ट में आपने देखा था पहले पन्ने पर, और हर पन्ने के ऊपर की तरफ आपको पार्ट नंबर मिल जाता है। तो पार्ट नंबर यहां पर हम मान लेते हैं 12 हाउस का। ठीक है, इसके बाद में आता है क्रम संख्या, जिसे SR नंबर भी बोलते हैं, यहां पर आप दर्ज करोगे। तो एग्जाम्पल से मान लेते हैं 38, ये है जहां पर आपका नाम है, उसके आगे जस्ट जो सीरियल नंबर है वो आपको इंटर करना है। ये इंफॉर्मेशन भरनी है अगर आपके केस में आपका नाम पुरानी वाली मतदाता सूची के अंदर मौजूद है। अब एक सिनेरियो हम आगे मानेंगे कि भाई मौजूद नहीं, उस केस में क्या होगा, लेकिन उससे पहले जो नीचे का सेक्शन है वो हम भर के देखते हैं कि इसमें हमें क्या भरना है। अब इसके सामने यहां पर आपको दर्ज करना है आपको अपनी जन्मतिथि। तो वर्तमान में जो भी आपकी जन्मतिथि है, ये जो इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट आपको दर्ज करनी है। मैपिंग करने के लिए पुरानी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, यहां पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं 2080 एग्जाम्पल है, इस वजह से मैंने आगे की फ्यूचर की डेट रखी है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके बाद में आधार नंबर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 12 डिजिट का आधार नंबर आ गया। इसके बाद में मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 90000000, कितने नंबर होते हैं भाई, चलो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद में आपको अपने पिता का नाम जो भी वर्तमान में है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। तो हम पिता का नाम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, इसके बाद में पिता अभिभावक का ईपिक संख्या, तो अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नंबर है पिताजी का तो वो यहाँ पर पड़ेगा, नहीं है तो फैमिली मैपिंग अगर आपने कर दी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन पिता का अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पर मान लेते हैं ABC 1 2 3, आगे जो भी है XX XS, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर माँ का नाम आएगा, जैसे राम देवी, सीता देवी, जो भी है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। उनका ईपिक नंबर अगर है तो दर्ज करना है, नहीं है तो ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम दर्ज करना है, जिसमें कि अगर यह जो है पुरुष भर रहा है, वो मैरिड है, तो उस केस में अपनी पत्नी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करेगा। ये जो सेक्शन दिख रहा, यहाँ पर जो भी नाम है एग्जाम्पल से वो आप यहाँ पर दर्ज कर दोगे, और उनका पहचान पत्र अगर नंबर बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पर देना है। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों सेक्शन आप छोड़ सकते हो पति पत्नी के। अगर महिला भर रही है तो वो पति की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करेगी, लेकिन ऊपर जो इंफॉर्मेशन आप दर्ज कर रहे हो वो आपको पुराने रिकॉर्ड से देख करके दर्ज करना है।
अब मान लेते हैं एक दूसरे सिनारियो पे आ जाते हैं। इन केस आपका जो नाम है वो मतदाता सूची के अंदर नहीं है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उस समय आपकी एज इतनी नहीं हुई थी। तो अब आपको अगर फॉर्म भरना है तो उस केस में ये जो सेक्शन है छूट जाएगा, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आपको अपने रिलेटिव की इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, तो रिलेटिव की इंफॉर्मेशन यहां पर दर्ज करोगे। पहला वाला सेक्शन, उस केस में आप ब्लैंक छोड़ दोगे। मैं यहां पर क्रॉस कर रहा हूं, आप क्रॉस मत करना, लेकिन ब्लैंक इसको छोड़ देना। यहां पर अब आपको आना है पुराने रिकॉर्ड में, जैसे मैंने बताया था कि आप अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, जो भी इंफॉर्मेशन आप खोज रहे हो, दादा दादी का नाम, वो निकालना है और उसके बाद में यहां पर आपको भरना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे जो पिता हैं उनका नाम मतदाता सूची के अंदर है लेकिन हमारा नहीं है, तो यहां पर हमें अपने पिता का नाम दर्ज करना है, उनका जो डिटेल है वो हमें इंटर करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं जैसे कि जिनकी हम इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं वो पिता है हमारे, तो यहां पर आ जाएगा पिता का नाम। ठीक है, ये हो गया पिता का नाम। पिता का जो है ईपिक नंबर, बहुत सारे लोगों का मतदाता सूची के अंदर है, नहीं है तो नया ईपिक नंबर अगर उनके पास में है तो वो यहां से देखना है और यहां पर आपको दर्ज करना है। ठीक है, XXX जहां पर मैंने लिखा है तो ये है ईपिक नंबर। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है संबंधी का नाम। अब संबंधी के नाम के सेक्शन में बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। यहां पर जो है आपने दर्ज किया है पिता का नाम, और उसके बाद में अब जो संबंधी की बात हो रही है तो किसकी हो रही है, ये जो सेक्शन है लास्ट SIR की बात कर रहा है। तो यहां पर जो आप दर्ज करोगे संबंधी का नाम तो वो इनके पिता होंगे। ठीक है, तो इनके पिता यानी कि हमारे संबंध में दादाजी हो सकते हैं, तो इनका नाम यहां पर आएगा, दादाजी। ठीक है, अब इनसे संबंध क्या है तो ये मत लिख देना कि ये हमारे दादा हैं। ठीक है, इनसे संबंध पूछा जा रहा है, इनका क्या है, तो हो सकता है ये उनके दादाजी होते, कोई अदर जैसे गार्जियन हो सकते थे, तो यहां पर हम दर्ज करेंगे पिता। अगर आप माँ की इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हो तो उस केस में उसी तरीके से आप दर्ज करोगे कि भाई संबंधी उनके पति, अगर वहां पर इंफॉर्मेशन मेंशन है तो आप यहां पर पति लिखोगे। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन वहां पर मेंशन है वोटर कार्ड के रिकॉर्ड के अंदर 2002-2003 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर भरना है। तो ये हमने भर दिया। इसके बाद में बारी आती है जिला की, तो वैसी तरीके से मतदाता सूची में जो भी जिला आपका था उस समय उसकी इंफॉर्मेशन, यहां पर राज्य का नाम आ जाएगा, एग्जाम्पल से पंजाब। ठीक है, हम डेमो ले रहे हैं तो आप ये चेक मत करने लगे ना कि भाई ये तो गलत इंफॉर्मेशन, इसी वजह से गलत इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, हमको वायलेट नहीं कर सकते। इसके बाद में बारी आती है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो वहां से मतदाता सूची से जैसे मैंने आपको बताया था वो ऐसे ही आपको निकालना है। तो जैसे कि नाम हो गया, हमने यहाँ पर डाल दिया। अब बारी आती है उसका नंबर, तो मैंने कहा था कि साथ में नंबर भी निकाल लेना, तो नंबर हम एग्जाम्पल से मान लेते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का नाम 80 था एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में उसका भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर वो यहां पर आएगा, हम मान लेते हैं भाग संख्या हमारी 13 थी। इसके बाद में यहां पर बारी आती है क्रम संख्या, तो क्रम संख्या क्या है, तो वो जहां पर आपका नाम है, यानी कि इस केस में दादाजी का नाम या फिर पिताजी का नाम मौजूद होगा, तो हम यहां पर उनका जो क्रमांक संख्या उनके आगे मेंशन है वो हम दर्ज करेंगे। एग्जाम्पल से मान लेते हैं 69। ठीक है, तो ये यहां पर क्रम संख्या हो गया जहां पर उनका नाम मौजूद था। तो ये इंफॉर्मेशन हमने भर दी। तो ये मेन इंफॉर्मेशन है आपको अपनी फैमिली मैपिंग करने के लिए, और यही सेक्शन, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो उस केस में फिर वही होगा, नाम ड्राफ्ट सूची में या तो नहीं आएगा, अगर फॉर्म भरा है तो आएगा, उसके बाद में नोटिस आएगी, फिर आपको अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। तो ये मैपिंग सही तरीके से अगर करते हो तो उसके बाद कोई झंझट नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे के सेक्शन में क्या भरना है, मैं फटाफट भर देता हूँ। एक बार मैंने भर के दिखा दिया कि कैसा फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी 01, ठीक है, आधार नंबर, इसके बाद में मोबाइल नंबर वर्तमान में जो भी आपके पास में है 90000000, मोबाइल नंबर आ गया। पिता का नाम, पिता का ईपिक नंबर, तो वोटर आईडी कार्ड नंबर XYZ अगर है 1 2 3 वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे।
नहीं है तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है यदि उपलब्ध है तो दर्ज करना है, नहीं है तो आप उस केस में ब्लैंक इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद में बारी आती है माता के नाम की। तो माँ का नाम जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर माता का जो ईपिक नंबर है अगर है तो दर्ज करना है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में कोई शादीशुदा अगर है, मैरिड है, तो उस केस में यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपनी दर्ज करेगा। अगर पुरुष का फॉर्म है तो वो अपने पत्नी की इंफॉर्मेशन दर्ज करेगा, अगर पत्नी भर रही है तो पति की इंफॉर्मेशन दर्ज करेगी। अच्छा, एक सवाल आता है अक्सर महिलाओं के केस में कि क्या हम यहाँ पर पति की इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, सरकार जो एसआईआर कर रही है उसके पीछे मकसद ये है कि आप कहाँ से आए, है ना। जन्म देने वाला जो है उसकी इंफॉर्मेशन एक तरीके से फिल करनी है, पति की इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। पति का सेक्शन यहीं पर दिया गया है और मान लेते हैं कि पत्नी की इंफॉर्मेशन अप्लीकेबल है तो यहाँ पर पत्नी श्री भर देना और उनका ईपिक नंबर है तो XYZ यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना करना है और नीचे सिग्नेचर करने का ऑप्शन रहेगा, अपने साइन करना है और ये जो फॉर्म है आप अपने BLO के पास में जमा कर दोगे। उसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसका जो SIR का काम है दो तरीके से हो रहा है। एक तो BLO के पास में फॉर्म आप जमा कर सकते हो, दूसरा है ऑनलाइन तरीके से भरने का। तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन तरीके से भी SIR का जो फॉर्म है भर सकते हो और ये जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन मैंने दिखाई यही इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी जब आप ऑनलाइन भरते हो। ऑनलाइन भरना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन हम खुद से भरते हैं, हमें पता होता है हमने क्या इंफॉर्मेशन डाली है, क्योंकि आप जो फॉर्म ये भर के दे रहे हो वो BLO के पास में जमा होता है। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, देखो BLO इस पर सिग्नेचर करता है। ये जो फॉर्म है इस पे BLO अपने सिग्नेचर करके आपको देगा। एक कॉपी, दो कॉपी सरकार की तरफ से कहा जाता है इसकी होनी चाहिए। एक कॉपी जो है जो सिटीजन है उसको देना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है एक ही फॉर्म BLO के पास में आता है, तो जब भी फॉर्म आप दे रहे हो तो फोटोकॉपी एक करा लेना है भरने के बाद में और उस पर सिग्नेचर लेने हैं BLO से कि हमने उसको फॉर्म हैंडओवर कर दिया है, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे कि फॉर्म आपका जमा करना है। ऑनलाइन अगर भरना है तो इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। मतदाता सूची कैसे डाउनलोड करना है इसका भी वीडियो बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो हमारे दूसरे वीडियोस के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर फॉर्म पूरा मैं दिखा देता हूँ कि सिग्नेचर कहाँ होंगे। तो ये फॉर्म मैंने भरना बता ही दिया है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, जो आवेदक है अपने सिग्नेचर करेगा। ऐसे सिग्नेचर हो गए। अगर अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा भी लगा सकते हो, कोई पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो अंगूठा लगा सकता है। यहाँ पर BLO सिग्नेचर करेगा, जो फॉर्म मैंने दिखाया था भर करके जमा करोगे उसी का नीचे का हिस्सा है। बस आप सभी को इतना करना है। SIR का जो फॉर्म है आपका भर चुका है और इसके बाद में अब मतदाता सूची जो फाइनल सरकार की तरफ से जारी करी जाएगी उसके अंदर आपका जो नाम है वो आने वाला है। अब देखो SIR का जो काम है सरकार की तरफ से कई सारे राज्यों के अंदर भी चलाया जा रहा है, जहां पर आप सभी को ये जरूर ध्यान रखना है कि निश्चित जो डेट सरकार ने रखी है उस समय तक अपना जो SIR का फॉर्म है भर करके जमा कर दो और चाहो तो ऑनलाइन भी भर सकते हो। डेट्स के बारे में बात करें तो देखो बहुत सारे स्टेट हैं, मैं पूरी डेट्स की डिटेल आपको ओवरले करके दिखा दूंगा आपके स्टेट के अंदर और मैं लिंक भी दे दूंगा जहां से आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि क्या अभी किस स्टेज में काम चल रहा है। अभी जैसे कि हम बात करें तेलंगाना और पंजाब की, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल मतदाता जो है सूची जारी होगी 1/10/2026 को जारी होगी, जिसके अंदर ये तो प्रिपरेशन ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए है। ये मेन सेक्शन दिख रहा हाउस टू हाउस विजिटिंग बाय BLO। तो ये डेट क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, 25/6/2026 से लेकर के 24/7/2026 तक, यानी कि SIR के फॉर्म को भरने की जो तारीख है ये है, यहाँ तक आप भर सकते हो। रियलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन ये भी सेम ही डेट है, तो यहाँ तक वही चीज़ सेम है कि यहाँ तक आप अपना जो फॉर्म है भर सकते हो। इसके बाद में बारी आती है PDF जो ड्राफ्ट है सूची वो जारी करना। तो वो कब जारी होगी? 31/7/2026 को। जितने भी लोग अपना जो है SIR का ये जो फॉर्म है भरेंगे तो उसके बाद में सरकार उनकी जो है ड्राफ्ट एक मतदाता सूची जारी करेगी, जिसमें कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनका नाम आएगा।
लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो उस केस में आपका जो नाम है मतदाता सूची से इसी पॉइंट पर हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये भरना ज़रूरी है। भले ही फैमिली मैपिंग नहीं हो पाई है तब भी ये जो फॉर्म है आपको जमा करना है, क्योंकि आगे के प्रोसेस में जाने के लिए ये भरना ज़रूरी है। अगर आपने फैमिली मैपिंग कर दी, जो मैंने प्रोसेस दिखाया है, तो उस केस में आगे कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ड्राफ्ट जो सूची आएगी उसमें आपको अपना नाम चेक ज़रूर करना है। voterseci.gov.in सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर गवर्नमेंट अपनी जो है मतदाता सूची डालती है, जहां पर वोटर आकर के चेक कर सकते हैं कि उनका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर आया है या नहीं आया। अगर आपने SIR का फॉर्म भर दिया है, BLO ने सबमिट कर दिया है, तो आपका जो नाम है वो आएगा। लेकिन इसके बाद में भी जैसे कि कुछ रीज़न हो सकते हैं, कोई भी जैसे मान लो फॉर्म भर करके देता है, फॉर्म के अंदर कोई कमी रह गई जिसकी वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, या फिर BLO ने नहीं जमा किया, तो उसके कारण की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्जेक्शन का एक पीरियड रहेगा। वो कब रहेगा? 31/7/2026 से लेकर के 30/8/2026, जहां पर मतदाता ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं आया है, मैंने अपना फॉर्म भरा था। ठीक है, इस पीरियड के अंदर भी अपने जो दस्तावेज हैं वो दे करके अपना नाम आप मतदाता सूची के अंदर जुड़वा सकते हो। इसके बाद में चलेगा नोटिस फेज। डिस्प्यूट जो भी होते हैं, नोटिस फेज क्या है कि देखो, अगर फैमिली मैपिंग नहीं हो पाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, जहां पर आपको साक्ष्य देने होंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब चल रहा था तो नोटिस कैसा आता है मैं ऊपर ओवरले करके दिखा दूंगा, जहां पर बताया जाता है कि इस जगह पर आपको आना है। सरकार के 13 दस्तावेजों की लिस्ट है, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट देना होगा अगर नोटिस आता है। जिनको नोटिस नहीं आता है उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो नोटिस पीरियड क्या रहेगा? 31/7/2026 से लेकर के 28/9/2026 तक। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, बाकी अदर स्टेट के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया। फाइनल मतदाता सूची आएगी 1/10/2026 को, जो कि आगे के इलेक्शन के अंदर यूज होने वाली है। तो आशा करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। SIR फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी सावधानियां आपको बरतना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के बीच में साझा करना, अपनी फैमिली मेंबर के बीच में साझा करना, जिससे कि सभी को अवेयरनेस हो और कम से कम फॉर्म में प्रॉब्लम आए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। अदर हमारे वीडियो के जो लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मतदाता सूची कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरा जाता है, और लेटेस्ट डेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है सारे राज्यों की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।